जीओसी स्टार्ट करते हैं बेटा। लेकिन अभी आइसोमेरिज्म जो है तब कंप्लीट होगा जब आपके किसी भी एक बच्चे को कोई एक भी डाउट नहीं रह जाए। तो अपन एक एक क्वेश्चन आप पर डे मुझे दे दिया करो, तो मैं आते ही एक क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व कर दिया करूंगा एक एक, क्योंकि वो पीछे के कुछ होमवर्क है, कुछ आपके डिस्कशन है, जैसे जीआई कैलकुलेशंस या टोटल स्टीरियो आइसोमर्स में कैलकुलेशंस, या आपको जो है पीछे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में कैलकुलेशन, तो एक एक मुझे दे दिया करो, यहाँ पर प्रैक्टिस कर लिया करें। और इस वीक तो मैं 12 के कोर्सेज खत्म कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा समय मैं शाम को बिजी रहूंगा। नेक्स्ट वीक शाम को एक दिन बुलाएंगे और आइसोमेरिज्म की पूरी डीपीपी एक साथ डिस्कस कर लेंगे। आइसोमेरिज्म की डीपीपी डिस्कशन एक साथ करेंगे इवनिंग में बुला के, ठीक है। 1 2 जितनी भी है डीपीपी, जितना भी हो जाए एक बार में, जब तक डीपीपी डिस्कस नहीं तब तक हम क्लास छोड़ेंगे, ठीक है। ये ठीक रहेगा। लेकिन एक एक क्वेश्चन आप बीच बीच में आप अपने और जो एक्स्ट्रा वाले पूछते रहेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 महीने बचे हैं। 2 महीने में हमें कोर्सेज खत्म करने हैं, 24 लेक्चर मिलेंगे हमें। तो अगर हर हफ्ते 3 लेक्चर हम लेते हैं तो 24 लेक्चर मिलेंगे, जिसमें जीओसी में 10 12 लेक्चर लग जाते हैं। 12 लेक्चर बहुत फास्ट पढ़ाएंगे तो जीओसी लग जाएंगे, क्योंकि जीओसी में देखो आइसोमेरिज्म के 2 सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, 2 या 3, और जीओसी के 2 या 3 सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, और एक 100% आईयूपीएसी नेमिंग आता है। तो ये 5 6 सवाल आपके 6 7 सवाल इधर से आते हैं, जो 15 क्वेश्चन आपके आते हैं, और बाकी जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो रिएक्शन से आते हैं। उसमें कुछ टॉपिक फिक्स हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से एक सवाल आएंगे, बायोमोलिक्यूल से एक सवाल आएंगे, पॉलीमर से एक सवाल, ये 13 सवाल फिक्स हो गए। बाकी के जो 15 मतलब 10 11 12 सवाल फिक्स हो गए, 10 सवाल फिक्स हो गए, तो बाकी के 5 6 सवाल जो होते हैं वो मल्टीपल चैप्टर के रिएक्शन से एक साथ पूछे जाते हैं। यहाँ तक तो सब कर लेते हैं, लेकिन वो 5 6 सवाल अक्सर हम क्या हमसे गलत हो जाता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें हम लोग जीओसी, ठीक है। तुम आगे बैठा करो, ठीक है, पूछ लिया करो कोई डाउट हो तो, ठीक है, ठीक। ओके, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी कुछ आपको आता होगा और नहीं आता। सर ऐसे शब्द मत बोलिए, काफी कुछ आता है, इसी में गड़बड़ जाता है, तो नहीं आता है आप लोगों को। और लेकिन ये इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कंपाउंड्स होते हैं वो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं। इसको क्यों कॉपी कर लिया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कंपाउंड्स होते हैं ना वो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। तो कोवेलेंट कार्बन जो होता है, कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है, या तो वो बॉन्ड अपनी जगह से खिसक जाता है, थोड़ा सा खिसक गया या कभी घूमने लगता है, तो उस खिसकने को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, जो होता है उसे कहते हैं इफेक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और कभी कभी वो बॉन्ड टूट जाता है, और जब टूट जाता है तो पूरी तरीके से बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, तो उसे कहते हैं इफेक्ट ऑफ ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। तो ब्रेकिंग 2 प्रकार की होती है, जब भी बॉन्ड ब्रेक करता है तो उसमें इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। तो ब्रेकिंग तो आपको पता है, फिर भी मैं एक बार लिखा दूं, टाइप्स ऑफ ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। बस इसे एक हेडिंग के रूप में लिख लेंगे, नोट्स में अपने हेडिंग लिखते चलेंगे, टाइप्स ऑफ ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, टाइप्स ऑफ ब्रेकिंग ऑफ। देखो मैं छोटी छोटी बातें भी यहाँ पर बताने वाला हूँ, चाहे आपको आता है या नहीं आता, लेकिन इस तरीके से हम पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। जब भी कोई कोवेलेंट बॉन्ड है ना, जैसे ये कोवेलेंट बॉन्ड, ये ए कार्बन और मान लिया एक बाहरी एटम ए है, इसके साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड बना, तो इसकी बॉन्ड की ब्रेकिंग जो होती है 2 प्रकार की होती है। कभी क्या होता है कि ये जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन सी का होता है और एक इलेक्ट्रॉन किसका होता है, ए का। ये जब ब्रेक होते हैं तो इनके अपने अपने इलेक्ट्रॉन के पास चले जाते हैं, तो इस केसेस में दोनों की आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो इन स्पीशीज को कहा जाता है फ्री रेडिकल्स। क्या कहते हैं हम लोग, जो है फ्री रेडिकल कहते हैं। और इस तरह की बॉन्ड की ब्रेकिंग में ना तो कोई इलेक्ट्रॉन का रिच हुआ, ना डेफिशिएंट हुआ, ना ही किसी ने छीना, ना ही किसी ने दिया, ना कोई रोया, ना कोई हंसा, तो यहाँ पर समानता क्रिएट रहती है। इसलिए इस तरह की बॉन्ड की ब्रेकिंग को कहा जाता है होमोलिसिस या होमोलिटिक मेथड ऑफ क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, होमोलिसिस। लेकिन कभी कभी ये जो बॉन्ड होता है, जो शेयरिंग वाला बॉन्ड होता है, इसके टूटने के तरीके चेंज हो जाते हैं। इसमें कभी क्या होता है कि जो ए है और कार्बन, इसमें से ये दोनों इलेक्ट्रॉन छीन के भाग जाता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन तो इसका था, इसने कार्बन वाला भी छीन लिया। उस केस में यहाँ पर कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन घट जाता है, क्योंकि कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में दिया था, विश्वास करके दिया था एक को कि भाई हमारे तेरे बीच में रहेगा, पार्टनरशिप है ना, जब जिसको जरूरत पड़ेगी यूज करेंगे, लेकिन ए भाग गया, धोखा कर गया, तो इस केस में आपका कार्बोकेटायन बन जाता है। क्या? हाँ, आप इसे बेवफा भी कह सकते हैं, खैर जी। अच्छा, इस बेवफाई की वजह से इसके एक ऊपर हमेशा स्टैंप लग जाता है माइनस चार्ज का। ये इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया है बताओ, चुराया है। इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना तो लिया, सांप ने, इसने चोर है, तो जिसके ऊपर माइनस चार्ज हो समझ जाओ वो किसी ने किसी को क्या किया है, धोखा दिया है ना, और उसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को चुरा रखा है। तो यह आपका बना एक एनायन बनता है और दूसरा क्या बनता है, केटायन। कभी कभी इस बॉन्ड की ब्रेकिंग में जो होता है उल्टा हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन जो होता है इसमें ये कार्बन ही छीन लेता है, और मान लिया ए अगर कमजोर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये इसमें इलेक्ट्रॉन कार्बन ही धोखा दे देता है, ये ए से इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, तो यहाँ पर माइनस चार्ज कार्बन पे आ जाता है। आगे फ्यूचर में हम आपको बार बार बोलेंगे कहीं माइनस चार्ज हो तो वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस बात को मानिएगा। एक इसका खुद का होगा और दूसरा इसने क्या किया है बताओ, चुरा रखा। तो इस तरह की बॉन्ड की ब्रेकिंग में माहौल एक जैसा नहीं होता। एक की तरफ जो होता है मातम छाया रहता है, जिसका इलेक्ट्रॉन लुट गया है, जो बर्बाद हो गया, और एक तरफ जो है खुशियां होती है, एक तरफ ढोल और मजीरे बजते हैं ना, नगाड़े बजते हैं, समझ में आ गया। तो इस तरह की बॉन्ड की ब्रेकिंग को कहा जाता है, क्या कहते हैं बताओ जी, आप सब जानते हैं, इस तरह की बॉन्ड की ब्रेकिंग को कहा जाता है हेटेरोलिसिस, पता है ना आपको। ओके, तो खैर इसमें कुछ आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आगे फ्यूचर में देखेंगे कब होमोलिसिस होगा, कब हेटेरोलिसिस होगा। हेटेरोलिसिस जब ये बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो इसमें रिएक्शन के बीच में बनने कुछ स्पीशीज बनते हैं, इनको रिएक्शन इंटरमीडिएट कहा जाता है। इंटरमीडिएट कई प्रकार के होते हैं, 3 मैंने दिखा दिया, एक तो हो गया कार्बोरेडिकल, फ्री रेडिकल, एक हो गया केटायन और एक हो गया एनायन। 2 3 टाइप के और होते हैं जो आगे हम आप देखेंगे। आया समझ में आपको। तो अभी तो मैंने बताना था होमोलिसिस और हेटेरोलिसिस। वैसे रिजल्ट जो होता है इस होमोलिसिस हेटेरोलिसिस का, यहाँ फ्री रेडिकल और उधर आयन पेयर बनते हैं। अच्छा, आयन अगर कार्बन पर है, केटायन कार्बन पर है तो इसे कार्बोकेटायन कहते हैं, और अगर ये कार्बन पर माइनस चार्ज है तो इसको कार्बन आयन कहते हैं, कार्बन पर फ्री रेडिकल है तो इसे कार्बोरेडिकल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग, कार्बो। अच्छा, ये हेल्पर, ये होमोलिसिस होता कब है, इसकी कंडीशन कब होती है, कंडीशन ऑफ होमोलिसिस जान लो। वैसे तो ये समझ में आएगा पूरा रिएक्शन पढ़ने के बाद, कॉन्फिडेंस आएगा पूरा रिएक्शन पढ़ने के बाद, लेकिन मैं एक अंदाजा बता देता हूं कि अगर आपको ऐसा कुछ नजर आए तो वहां पे होमोलिसिस होने वाली है, याद रखिएगा। वो कौन सी कंडीशन है, कंडीशन ऑफ होमोलिसिस, बताइए क्या है, क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो, सेम हो, एग्जैक्ट सेम हो तभी होगी। अच्छा, इसमें होमोलिसिस नहीं होती, इसमें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इसमें भी होमोलिसिस होती है, H डॉट और Cl डॉट बनते हैं। अच्छा ठीक है, अब मेरी वाली सुन लो, सुनो, जहां पर आपको हेल्पर नजर आए, हेल्पर ढेर सारे,
जहां भी हेल्पर नजर है वहां होमोलिसिस होने के चांसेस, याद रखना बस, ये हेल्पर याद रखना, हेल्पर है तो होमोलिसिस होने के चांसेस। हेल्पर मतलब सहायक नहीं, वो स्पेलिंग मिस्टेक है ना, आप चेक करिए। तो इसमें एच बोले तो हाई हीट, ये हीट लगभग 300 डिग्री सेल्सियस से उसके ऊपर होता है। किसी किसी में ये 200 पे भी काम चल जाता है, जैसे कहीं 500 डिग्री सेल्सियस, 550, 450, 375 या ऐसे कोई हीट किया जाए तो समझ जाओ वहां पर क्या होने के चांसेस है, होमोलिसिस। अच्छा नेक्स्ट, ई बोले तो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। ई बोले तो क्या है, किसी के मोहल्ले में बिजली आ जाए, आप फील कर सकते हैं बिजली आई हुई तो मोहल्ले में कैसा लगा होगा, है ना। तो किसी के मोहल्ले में बिजली आ जाए, इलेक्ट्रिसिटी आ जाए, जैसे कहीं पे लिखा इलेक्ट्रोलिसिस, बात नहीं, कहीं पे लिखा इलेक्ट्रोलिसिस, जैसे लिखा था कोल इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रो, मतलब वहां बिजली को भेजा गया, बिजली की आते ही यहाँ मारधाड़ शुरू हो जाती है, याद रखिएगा ना। तो तुरंत यहाँ पर भी बॉन्ड होमोलिसिस होती है, क्या होगा बताओ, होमोलिसिस। अच्छा एल बोले तो लाइट, एल बोले तो लाइट, रोशनी या सनलाइट, है सनलाइट। अच्छा सनलाइट ही ले लो, है ना, सूरज की रोशनी लिख लो, है ना। ये जनरली डिफ्यूज लाइट होता है, सनलाइट होता है। अच्छा लाइट में एक एक जो फोटोन होती है उसकी एनर्जी जो होती है H = H के बराबर है, तो लोग कभी कभी फोटोन की एनर्जी लिख देते हैं H बोले तो क्या होता है लाइट। तो जिस रिएक्शन में H लिखा हो समझ जाना वहां होमोलिसिस होने के आसार हैं। P बोले तो पेरोक्साइड, P बोले तो पेरोक्साइड, अगर किसी में पहले से पेरोक्साइड प्रेजेंट हो, समझ में आ गया, जैसे कोई पेरोक्साइड हो, जहां पर पेरोक्साइड हो, कोई भी पेरोक्साइड हो, ये H2O2 भी हो सकता है, R2O2 भी हो सकता है, एनी टाइप ऑफ पेरोक्साइड, वहां होमोलिसिस होने के चांसेस है। यहाँ पर थोड़ा सा कंडीशन अप्लाई है कि हर पेरोक्साइड में होमोलिसिस होगी जरूरी नहीं है, कुछ कंडीशन में होती है, कुछ कंडीशन में नहीं होती है, इसका फैसला होगा आगे। लेकिन हाँ बिजली अगर आ गई तो हमेशा ही होमोलिसिस होगी, या हाई टेंपरेचर है तो होमोलिसिस होती है, या सनलाइट का प्रयोग किया गया है तो होमोलिसिस होगी, याद रखिएगा। और आर बोले तो रेडिकल्स, आर बोले तो क्या होता है, रेडिकल। अगर किसी मोहल्ले में पहले से रेडिकल आ जाए, कोई दूसरा एनी अदर फ्री रेडिकल, अदर रेडिकल, फ्री रेडिकल, किसी मोहल्ले में पहले से फ्री रेडिकल उपस्थित हो, या किसी मोहल्ले में फ्री रेडिकल बाहरी आतंकवादी के रूप में आ जाए, तो समझ जाना वहां पर बॉन्ड कैसे टूटने वाले हैं, होमोलिसिस में। तो बस इतना याद रखना, तो मेरे ख्याल से ये बात आपको अंदाजा लग जाएगा कि होमोलिसिस क्यों होती है। अच्छा आपको बता सकता हूं ये, चलो ठीक है बाद में बताऊंगा, बता ही देता हूं। जैसे पी और क्यू आपस में जुड़े थे और जन्मों जन्म तक जो है रहने की कसमें खाए थे कि हम तो साथ रहेंगे, हम एक साथ हैं, एक साथ जन्म लिया, एक साथ रहेंगे, सातों जन्म तक साथ रहेंगे, है ना। पी और क्यू कोवलेंट बॉन्ड बना लिए, मोहल्ले में आ गया आर, फ्री रेडिकल। अच्छा हम सब जानते हैं कि जहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है उसकी अपनी एक स्पिन होगी, या तो प्लस हाफ होगा या तो क्या होगा माइनस हाफ स्पिन। तो जो सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बीच में हमने सुना है कि वो रिपल्शन होता है, लेकिन जो अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ऐसा सुना है क्या आपने। तो यहाँ पर ये जो आर का इलेक्ट्रॉन्स है ये सब सारे झगड़े की जड़ी, ये क्या करता है, ये जो दो पेयर यहाँ पर बने हुए, याद रखिएगा, ये जो दो पेयर यहाँ पर बने, ये एक को तो चाहता है, एक को अपनी तरफ बुलाता और एक को गाली देता है। अभी दोनों थोड़ा दिन तक तो बर्दाश्त करते हैं, फिर धीरे कुछ दिन बाद वापस क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ये इधर चला जाता है, ये इधर चला जाता है, यहाँ पर क्या हो जाती है बताओ, होमोलिसिस हो जाती है। तो इनके बीच में क्या हो जाती है, होमोलिसिस। जैसे दो दोस्तों को अगर अलग करना, आप समझ के दो दोस्तों को अलग करने करिए, चलो ठीक, ये तो आप समझदार हैं काफी। ओके ओके, अब हम बात करते हैं आगे। कभी कभी ये बॉन्ड देखो, ये कभी कभी बॉन्ड पूरी तरीके से, इसमें क्या होता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, अरे यार ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन का ऑर्बिटल छोड़ के, कार्बन का घर छोड़ के एक ही घर चला गया, पूरी तरीके से चला गया एकदम, ये इसका ऑर्बिटल छोड़ के इसके ऑर्बिटल में चला गया, ये पूरी तरीके से ट्रांसफर हो गया, शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। कभी कभी ये दोनों के घर के बीच रहता है और ये पूरी तरीके से किसी घर में शिफ्ट नहीं होता, समझ में आ गया आपको। तो इनके बीच में बीच हल्का फुल्का ये जगह इसकी बदलती है और फिर जरूरत पड़ने पर, मतलब वही है कि अगर कभी कभी अपनी जरूरत पड़ने पर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, समझ में आ गया। तो कभी कभी इसकी पोजीशन शिफ्ट होती है, पार्शियल शिफ्ट होती है, तो उसकी वजह से जो प्रभाव पड़ता है उसे कहते हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगली हेडिंग है हमारी इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा ये जो होमोलिसिस या हेटेरोलिसिस होती है इसमें इंटरमीडिएट बनते हैं और ये इंटरमीडिएट 6 प्रकार के होते हैं। एक होता है कीटाइन, एक होता है एनाइन, एक होता है फ्री रेडिकल, एक होता है कार्बिन, एक होता है नाइट्रीन, एक होता है बेंजाइन। कार्बिन 2 प्रकार का होता है, एक होता है सिंगलेट कार्बिन, एक ट्रिपलेट। नाइट्रीन भी 2 प्रकार का होता है, ट्रिपलेट और सिंगलेट, परंतु इसकी यहाँ पर कोई आवश्यकता, तो इसलिए हम इंटरमीडिएट की चर्चा अभी नहीं करेंगे। इंटरमीडिएट की चर्चा हम कब करेंगे आगे, इसमें कौन पैरामैग्नेटिक है, कौन डायमैग्नेटिक है, इनका हाइब्रिडेशन क्या है, ये रिएक्ट कैसे करते हैं, ये बनते कैसे हैं, इन सब की चर्चा चलेगी आगे जब हम रिएक्शंस पढ़ेंगे। बढ़े आगे हम लोग, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड। अगला है शॉर्ट नोट टाइप बनाएंगे आप लोग, है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड, ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, दिख नहीं रहा चमक, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड, दिख नहीं रहा। चलो ये 2 तरह का इफेक्ट होता है, एक होता है परमानेंट इफेक्ट, एक बार इफेक्ट आ गया तो कभी नहीं जाता और ये बीमारी परमानेंट आ गई। एक होता है टेम्पोररी इफेक्ट, ये किसी कारण से इफेक्ट आया और वो कारण हट गया, इफेक्ट चला गया। परमानेंट इफेक्ट आप जानते हैं ये 3 प्रकार का होता है, एक होता है इंडक्टिव इफेक्ट जिसे आई इफेक्ट कहते हैं, दूसरा रेजोनेंस इफेक्ट होता है और तीसरा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट या एच इफेक्ट होता है। ओके, टेम्पोररी इफेक्ट जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, ये हमें पढ़ना नहीं है ना, आगे रिएक्शन में थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में, पर क्वेश्चन इससे नहीं आता। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और दूसरा होता है इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। हमारे काम का इसमें से परमानेंट इफेक्ट है, वो 3 इफेक्ट हैं, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ओके नेक्स्ट, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें फर्स्ट इंडक्टिव इफेक्ट। जी इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट को शॉर्ट फॉर्म में हम आई इफेक्ट भी कहते हैं। इसका एक और नाम है, इसे हम, ये मुझे लिख लेना चाहिए था, एक्चुअली आज मौका नहीं मिला मुझे, कल मीटिंग रात को 11 बजे तक थी। एक्चुअली बच्चों के एडमिशंस को देखते हुए नेक्स्ट ईयर करीब 50,000 बच्चे आने के चांसेस यहाँ पे, और उन 50,000 बच्चों को अरेंजमेंट करना पड़ेगा फैकल्टी। नेक्स्ट एडमिशन करीब 50,000 के आसपास बच्चे पढ़ेंगे आप, 50 से 60,000। इस साल 30,000 है, अगले साल 50,000, 50 से 60,000।
10 लाख बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं, जिसमें से करीब 50 से 70 करीब 1.5 से 2 लाख बच्चे ऑफलाइन पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में 1.5 लाख बच्चे पढ़ेंगे, जिसमें 50,000 से 60,000 बच्चे के 70,000 के आसपास बच्चे कोटा में आने के चांसेस। इस बार 40,000 के आसपास नहीं, इस बार है कुल 40 थे, लेकिन रियली उसमें होते हैं ना कुछ चेंजेस भी होते हैं, कुछ बच्चे ऑनलाइन से ऑफलाइन या ऑफलाइन से ऑफलाइन भी चेंज करते हैं, तो 35-37,000 बच्चे। तो चलो ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट आपका मतलब नहीं, दूसरा है ट्रांसमिशन इफेक्ट है, तो उसके लिए एक मीटिंग थी, उस मीटिंग में बुलाया गया था सब। अच्छा, ये हर बच्चा किसी भी कोचिंग में पढ़ता है, उसने ऑनलाइन कोर्सेज तो खरीद ही रखा है। वो किसी भी एक्स वाई किसी भी कोचिंग में पढ़ता है, वो ऑनलाइन तो कोई कोई कोर्स पढ़ता है, कोई केमिस्ट्री पढ़ता है, कोई फिजिक्स पढ़ता है। हाँ हाँ, कुछ नहीं तो कुछ नहीं, यूट्यूब से कनेक्ट होता है, तो वो बच्चा जो होता है, ओके क्या, ओके, तो इंडक्टिव इफेक्ट आई इफेक्ट, दूसरा ट्रांसमिशन इफेक्ट क्या होता है, टी इफेक्ट। ये क्या होता है आप जानते हैं कि जैसे मान लिया कोई कार्बन की चेन, और इस कार्बन के चेन में एक बाहरी ग्रुप, पहले अगर सिर्फ कार्बन थे, देखो दोनों कार्बन थे तो कोई टेंशन नहीं थी, दोनों एकदम इक्वली, दोनों की इलेक्ट्रॉन सेम थी, और ये इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में थे, दोनों एकदम बिल्कुल सेम थे। लेकिन ये मां का डाडला तब बिगड़ गया जब इसके साथ में कोई जो क्लोरीन जुड़ गया, ये दोस्ती के चक्कर में क्या हो गया बताओ, बिगड़ गया। अब इसका नेचर चेंज हो जाता है। तो अब ये जो कारनामे दिखाता है ना, वही जो कारनामे इंडक्टिव इफेक्ट फ्यूचर में कहलाएगा। ये कारनामे क्या दिखाता है आपको बताऊं, जैसे मान लिया इसकी दोस्ती हो गई क्लोरीन के साथ। अब क्लोरीन क्या होता है कि क्लोरीन तो खतरनाक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी क्या होती है, हाई होती है। तो ये क्या करता है कि इस पहले कार्बन के साइड से ये इनके बीच में जो कोवेलेंट का बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स है, जो पहले ये फैसला था कि बीच में रहेंगे, उसको ये अपनी तरफ खिसका लेता। और जैसे खिसका लिया, यहाँ कौन सा चार्ज आ गया बताओ, माइनस। यहाँ इलेक्ट्रॉन का एनवायरमेंट थोड़ा बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देखिए, ये कार्बन पहले नहीं खींच रहा था, लेकिन अब जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर थोड़ी सी क्या हो गई, हल्की सी कम हुई, तो ये अपने उस डेंसिटी को जो है कंपनसेट करने के लिए, उस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए ये अपने पड़ोसी कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीनता है। तो थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर भी नजर आती है कमी, फिर ये अगले पड़ोसी से खींचता है, फिर अगले पड़ोसी से खींचता है। तो देखा जाता है कि लगभग तीसरे या चौथे कार्बन तक इसका प्रभाव पड़ता है, उसके बाद ये प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन पड़ता है। तो अब याद रखना, इस पहले कार्बन से क्लोरीन से, पहले कार्बन का क्लोरीन से दोस्ती की वजह से पहले कार्बन इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंट हो गया, कंगाल हो गया, इस इलेक्ट्रॉन की कमी की बीमारी आ गई, और ये जो बीमारी नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 कार्बन पे शिफ्ट हो गई, जिस इफेक्ट द्वारा उसी को इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ, इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब ये किसी से दोस्ती किया और दोस्त का इफेक्ट इस पर आ गया, वही इफेक्ट बाकी कार्बन पे शिफ्ट हो जाए सिग्मा बॉन्ड के माध्यम से, उसे हम क्या कहेंगे बताओ, इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। समझ में आ गया। ये पहले नहीं, ये ऐसे कहेंगे पहले ये नॉन पोलर था, लेकिन क्लोरीन के आने की वजह से जो इसके अंदर पोलरिटी क्रिएट हो गई, जिस इफेक्ट द्वारा, उस इफेक्ट को हम क्या कहेंगे बताओ, इंडक्टिव इफेक्ट। तो आप इसे इसकी डिफिनेशन और दिमाग में रखो, लिखने की जरूरत नहीं है। ये इसकी डिफिनेशन क्या है कि वो इफेक्ट जिसकी वजह से एक कार्बन का इफेक्ट बाकी कार्बन पे शिफ्ट हो जाए सिग्मा बॉन्ड के माध्यम से, उसे क्या कहेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट। ये इफेक्ट याद रखना, सबसे अधिक जो प्रभावित होता है ये पहला कार्बन प्रभावित होता है इसमें, क्योंकि जिससे डायरेक्टली क्लोरीन जुड़ा होगा उस पर प्रभाव सबसे ज्यादा होगा, दूसरे वाले पर प्रभाव थोड़ा कम होगा, तीसरे वाले पर प्रभाव और कम होगा, और ये प्रभाव तीसरे कार्बन तक तो ऑपरेट होता है, पर चंद ग्रुप हैं ऐसे जिन पर ये प्रभाव चौथे कार्बन तक भी रिपोर्ट किया गया है ना। तो जनरली तीसरे चौथे तक इसका प्रभाव देखा जाता है, उसके बाद इसका प्रभाव क्या हो जाता है, खत्म। अच्छा, एक और बात बता दें कि इसका जैसे डिस्टेंस बढ़ती है ये प्रभाव क्या होता है, बढ़ता है। इसमें इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से शिफ्ट नहीं होता, इससे पहले आपने जो देखा था यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पर जो प्रभाव पड़ते हैं वो स्ट्रॉन्ग प्रभाव पड़ते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर बॉन्ड पूरी तरीके से शिफ्ट हो गया, एक के घर में चला गया, एक के खाली हो गया, तो एक पूरी तरीके से कंगाल हो गया और एक पूरी तरीके से रिच हो गया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होता है ये पार्शियली शिफ्ट होता है, ये बीच में ही रहता है। तो ये जो एक इफेक्ट होता है ये वीक इफेक्ट होता है। आपके मन में एक डाउट आ सकता है कि सर ये कार्बन पहले कार्बन से क्लोरीन ने खींचा, तो इसने भी तो दूसरे कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो हिसाब किताब बराबर हो जाना चाहिए। नहीं, इसके पीछे रीजन है कि इसने जितना खींचा ये उतना यहाँ से खींच नहीं पाता। ऐसे समझे कि इसने 100 ग्राम इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, यहाँ 100 ग्राम प्लस चार्ज आ गया, तो ये हो सकता है 10 ग्राम इलेक्ट्रॉन को खींच पाए, अभी भी 90 ग्राम की कमी यहाँ पर बरकरार हो, यहाँ पर 10 ग्राम की कमी होगी, ये यहाँ से 10 ग्राम कंपनसेट नहीं कर पाता, फिर हो सकता है ये थोड़ा सा और पीछे से और कम खींचे। तो इसके लिए कुछ पॉइंट हमने लिखा है, ये पॉइंट आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, ये मैंने लिख रखा है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, ये आपके पास ही रहेगा। ये हो गया देखो, अब समय बचाने के लिए ये एक परमानेंट इफेक्ट है, ये सिग्मा बॉन्ड में देखा जाता है। क्यों सिग्मा बॉन्ड में देखा जाता है? क्योंकि ये काम न्यूक्लियस का है, एटम के न्यूक्लियस का है, और न्यूक्लियस के बीच में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होता है। भाई इंड टू इंड ओवरलैपिंग होती है, जब एटम ए और एटम दूसरा एटम बी, इनके सिग्मा बॉन्ड या इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन ठीक इनके न्यूक्लियस के बीच होते हैं। यहाँ पर ये ए का न्यूक्लियस है, यहाँ पर किसका न्यूक्लियस है बताओ, बी का न्यूक्लियस है। इनके जो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होता है, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से क्या बनते हैं बताओ, पाई बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम न्यूक्लियस करता है, तो इसलिए ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन को खींचता है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन तो साइड में रहता है। तो ये हमेशा किसमें देखा जाता है बताओ, ये इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। एक बार इलेक्ट्रॉन अगर एक तरफ चला गया क्लोरीन की तरफ, तो दोबारा वो वापस आने वाला, ये मॉलिक्यूल टूट जाएगा, लेकिन ये प्रभाव खत्म नहीं होगा। दूसरा, ये सिग्मा बॉन्ड में देखा जाता है। तीसरा, ये एक वीक इफेक्ट है, क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से शिफ्ट नहीं होता, बाकी इफेक्ट की तुलना में ये वीक इफेक्ट होता है, जो आप पढ़ने वाले रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। नेक्स्ट, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, जैसे जैसे दूरी बढ़ेंगे इसका इफेक्ट क्या होगा, घटेगा। तो याद रखना, आई इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, जो है डिस्टेंस के, डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो ये इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट, फॉर मोस्ट ऑफ द ग्रुप ये इफेक्ट थर्ड एटम तक ही काम करता है, एक्सेप्ट नाइट्रो। NO2 वगैरह के लिए प्रभाव जो होता है, NO2 अगर है या उससे ताकतवर ग्रुप होता है, तो जो उसके लिए ये प्रभाव जो होता है ये चौथे कार्बन तक देखा जाता है, NO2 या उससे ताकतवर। इस पे बस बता रहा हूं, मैं अपने शब्दों को खत्म कर लूं। इसके बाद में इसका दूसरा नाम ट्रांसमिशन इफेक्ट भी होता है, क्योंकि इसे हम ट्रांसमिशन इफेक्ट भी कहते हैं। और ये क्या है, पोलराइजेस मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल को पोलराइज कर देता है। इसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसे रिप्रेजेंटेशन जो होता है, रिप्रेजेंटेशन में कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में एरो दिखाते हैं। ओके, अब आपका एक सवाल है, मैं ये बताना चाहूंगा कि इन्होंने पूछा है, देखो कि सर आप प्लस क्यों डेल्टा क्यों बढ़ा रहे हो? डेल्टा बढ़ाने का मतलब वैल्यू कम हो रही है। जैसे मैं कहीं लिखूं प्लस, अगर मैं कहीं लिखूं प्लस, तो इसका वैल्यू ज्यादा होती है, डेल्टा प्लस की वैल्यू कम होती है। फिर वापस डेल्टा बढ़ाएंगे तो डेल्टा ये क्या होगा, और कम। फिर डेल्टा बढ़ाएंगे तो ये प्लस क्या होगा, और कम। जितना डेल्टा बढ़ाएंगे वो वैल्यू क्या होती जाती है, कम। मतलब यहाँ का जो प्लस है वो सर्वाधिक है। डबल डेल्टा का मतलब यहाँ भी प्लस है पर इसके कंपेयर में कम है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, याद रखना, इसका ये मतलब होता है। तो आया समझ में नहीं आया समझ में? क्या बेटा? जी हाँ, जैसे अगर एक सिम ओनली बिना डेल्टा के चार्ज हो तो सबसे ज्यादा, एक डेल्टा लगाएंगे तो उससे कम, दो डेल्टा लगाएंगे तो और कम, ट्रिपल डेल्टा, डेल्टा लगाने पर वैल्यू क्या होती है, कम। डेल्टा मतलब ये, हाँ, वन से छोटा चार्ज। हो गया, आगे बढ़े। तो याद रखना, ये आपका रहा इंडक्टिव इफेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लिख लेंगे आप लोग। हेलो, नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़े। तिरंगा दिख रहा है क्या? क्या हुआ? हाँ, सीक्वेंस में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसे आप लिख लीजिएगा, ये आपके पास रहेगा, एक पेज जगह छोड़ सकते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ, ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बेटा? ये दो प्रकार, टाइप्स ऑफ आई इफेक्ट।
आई इफेक्ट दो प्रकार का होता है, एक को कहते हैं प्लस आई इफेक्ट, और इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन नॉट डोनेटिंग, रिलीजिंग। डोनेट मतलब होता है कंप्लीटली गिव अप कर देना, रिलीज मतलब धक्का देना। अब इसे ढकेलिंग कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ढकेलिंग इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब धक्का देना। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट। अच्छा, दूसरा है माइनस आई इफेक्ट, इसे कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन खींचिंग। अच्छा ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। हाँ, हम अपनी इंग्लिश बना सकते हैं अपने हिसाब से, है ना, ठीक है, कोई पढ़ेगा नहीं वो बात अलग है, ठीक है। अच्छा, अब हम आपको बताएं ये है क्या, जैसे मान लो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये इसके साथ कोई ग्रुप लगा जी, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरफ से ये जी इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो इसे कहेंगे इट्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इससे सिग्मा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये लंबा वर्ड हो गया, तो इसी को शॉर्टकट में कहा जाता है इट्स माइनस आई ग्रुप। माइनस आई ग्रुप मतलब जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड विड्रॉ होगा तो भैया इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और इसकी वजह से जो भी जलवा यहाँ पर दिखेगा, जो भी इफेक्ट दिखेगा, है ना, उस जलवा या उस इफेक्ट को क्या कहेंगे बताओ, माइनस आई का जलवा या माइनस आई का। आया समझ में? तो आप इसे लिख सकते हैं, सुन लो, बाद में लिख लेना, जरूरत नहीं लिखने की। द ग्रुप व्हिच विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, द ग्रुप व्हिच विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ आर नोन एज माइनस आई ग्रुप एंड द इफेक्ट क्रिएटेड बाय माइनस आई ग्रुप ओवर द कंपाउंड इज नोन एज माइनस आई इफेक्ट। ये ग्रुप इसके ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा वो माइनस आई का प्रभाव। आपकी दोस्ती पप्पू से होगी ना, तो आपके ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा पप्पू का इफेक्ट होगा, समझ में आ गया ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की दोस्ती अगर माइनस आई ग्रुप से है तो उसके ऊपर जो प्रभाव दिखेगा वो माइनस आई का प्रभाव होगा, पक्का। ठीक, इसका उल्टा, अगर मान लो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई ग्रुप जी लगा हुआ है और ये जी ग्रुप ये इलेक्ट्रॉन को धक्का देता, जी ग्रुप ले भाई, ले ले तू अपना इलेक्ट्रॉन ले ले, तो ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं इट्स प्लस आई ग्रुप, और इसकी वजह से जो प्रभाव, जो जलवा सामने दिखेगा उसे बोलेंगे प्लस आई का जलवा। अच्छा, अगर इंसान आलसी हो जाए तो तालियां खूब मिलती है ना, आलसी इंसान पे तालियां खूब बजती है। ओके, बात नहीं, अब देखो, अब आप लोग क्या माहौल अपना बना लिया बात करने का, ठीक है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये तो प्लस आई, और विड्रॉ करेगा तो क्या कहेंगे, माइनस आई। दैट्स ऑल। आया समझ में? अब हमारे एग्जाम में हमसे डिफिनेशन नहीं पूछा कि भैया डिफाइन प्लस आई एंड माइनस आई ग्रुप या प्लस आई एंड माइनस आई इफेक्ट। हमारे एग्जाम में हमसे पूछा था कि दो चार ग्रुप दिए रहेंगे और बताएं, अब बताएं इसमें कौन प्लस आई है कौन माइनस आई है, या कहीं पर कोई ग्रुप लगा होगा और उसको पहचान के उसको अप्लाई करना होगा। तो इसके लिए दो रास्ते हैं, एक तो सीरीज लिखते हैं प्लस आई माइनस आई की, वो सीरीज याद कर लो, या तो एक रास्ता है, ट्रिक अंदाजा है, जो लगभग हम प्लस आई माइनस आई पहचान सकते हैं, लगभग 99 100% मॉलिक्यूल में ये काम कर जाता है। तो बता दो तरीका क्या, आपको जरूरत है इसकी? मेरे ख्याल से आपको पता होगा। जैसे आप मुझे बताओ, कुछ नहीं फील करो ना, ऑटोमेटिक केमिस्ट्री आ जाएगी। अब माइनस आई ग्रुप कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा या रिच? डेफिशिएंट, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कमी या अधिकता, कमी होगी। कमी कैसे झलकेगी, इसके ऊपर प्लस चार्ज होगा या माइनस चार्ज? प्लस चार्ज। तो अगर कहीं पर आपको पॉजिटिव चार्ज, किसी ग्रुप पर क्या दिखे आपको पॉजिटिव चार्ज, कहीं पर आपको पॉजिटिव चार्ज नजर आए, वो माइनस आई ग्रुप है। जिस ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नजर आए, जैसे आपने कहीं ग्रुप लिखा ना, मैंने लिखा है NH3+, किसी के ऊपर प्लस होगा तो वो अपने प्लस चार्ज से सिग्मा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज होता है। जी पे प्लस चार्ज होगा तो जी क्या करेगा, खींचेगा। या इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुड बी हाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुड बी हाई। हाई हो तो किससे, सामने वाले से। हाई हो तो किससे, और सामने बैठा हुआ कार्बन सिंपल, और सिंपल कार्बन जो sp3 हाइड्रोजन स्टेट में होता है उसका ईएन होता है 2.5, जो सिंपल कार्बन होता है उसका ईएन क्या होता है 2.5, पक्का। ओके, बस आप पहचान लेंगे। तो जहां पे प्लस दिखे, ठीक है, या जहां पे क्या दिखे जो है प्लस दिखे, वो एक माइनस आई ग्रुप होगा, या जहां का ईएन हाई दिखे और वो ईएन शुड बी ग्रेटर देन सामने वाला। ईएन किससे ज्यादा होना चाहिए बताओ, सामने वाले से ईएन ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, सामने वाला कुछ न दिया जाए तो सिंपल कार्बन मानेंगे, तब वहां पर हम स्टैंडर्ड वैल्यू 2.5 बात करेंगे, और ये इसका ईएन 2.5 से ज्यादा अगर होगा, इक्विवेलेंट नहीं 2.5 से ज्यादा होगा तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, इस ईएन शुड बी ग्रेटर देन 2.5, उसे माइनस आई कहेंगे, सिंपल। अच्छा, हम प्लस आई कैसे पहचानेंगे, इसका उल्टा, यहाँ पर कौन सा चार्ज होगा बताओ, नेगेटिव चार्ज, हर नेगेटिव चार्ज वाला प्लस आई कहलाएगा, याद रखना। दूसरा, यहाँ पर ईएन हाई होना चाहिए, लो होना चाहिए, लो होना चाहिए, किससे लो होना चाहिए, सामने वाले से। सामने वाला अगर कुछ नहीं, सामने वाला कार्बन है उससे कम होना चाहिए, है ना, सामने वाला कम नहीं, कुछ नहीं है तो 2.5 वैल्यू मानेंगे, तो इट शुड बी लेस देन 2.5। जैसे लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, सारे मेटल जिनका ईएन क्या होता है कम, ये हमेशा किसी जोड़ेंगे तो प्लस आई का काम करेंगे। आया समझ में आपको? अच्छा, अगर मान लिया एक्जैक्टली 2.5 के बराबर हो तो उसे भी हम प्लस आई ही मानेंगे, क्योंकि अगर एक्जैक्टली सेम है, एल्काइल ग्रुप होता है तो वो भी डायरेक्ट वो भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। इसके तरीका मैं आगे आपको बताऊंगा। एक और तरीका है, जैसे अभी आप अपनी पॉकेट मनी अभी मम्मी डैडी से लेते हो, मान लिया आप बहुत बढ़िया अच्छा कर जाओ, या बहुत बढ़िया हो जाए, कोई स्कॉलरशिप दे दी, भाई महीना तेरे को 10,000 रुपए देंगे, तू पढ़, बस तेरे नंबर 720 आने से बस पढ़। तो फिर आपने क्या किया, इनडायरेक्टली अपने मम्मी डैडी के पैसे को क्या कर लिया, अगर उनसे नहीं लिया तो भी तो सेव किया, तो नहीं लेंगे तो भी तो आप उनको दे रहे हैं, तो इस प्रकार से उसे क्या कहेंगे हम लोग बताओ, प्लस आई ग्रुप। तो किसी का ईएन 2.5 हो एक्जैक्टली तो उसको भी हम प्लस आई कैटेगरी में रख लेंगे। ओके, अब अगर हम आपसे सवाल करें, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन पूछें आपसे, ये प्लस आई है कि माइनस आई, तो एक जगह शायद आप कंफ्यूज हो सकते हैं। मेरे ख्याल से वो कंफ्यूजन हम लोग पहले ही दूर कर लेते हैं। वो कंफ्यूजन क्या हो सकती है आपसे, जैसे मैं पूछूं ये O माइनस, तो अब आप कहेंगे सर इसका जो चार्ज है ये चार्ज के हिसाब से ये तो प्लस आई होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर माइनस चार्ज को आपने प्लस आई बोला। और अगर इसका ईएन देखें तो इसका ईएन तो कितना होता है 3.5, उसके हिसाब से इसको माइनस आई होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू ईएन तो हम इसे माइनस आई बोले प्लस आई। तो देखो दो टेस्ट होते हैं, तो एक टेस्ट में इसको प्लस आई बना देते हैं, दूसरे टेस्ट में क्या बना देते हैं, माइनस आई। टेस्ट कई सारे होंगे ना, तो किसी एक संडे को प्लस आई बना देंगे, दूसरे संडे को क्या बना देंगे, माइनस आई। बोलो क्या बोले, क्यों, वाई, क्यों, ईएन तो 3.5 है। एक्चुअली आपने जो ईएन पढ़ा है वो पाउलिंग का जो बताया है, उन्होंने न्यूट्रल एटम का बताया, जो न्यूट्रल ऑक्सीजन होता है उसका ईएन 3.5 होता है, और हम उसी न्यूट्रल वाले को अप्लाई करें नेगेटिव चार्ज पे, तो हमें जो ईएन लिखा है वो रियल में ऐसा नहीं होता, ये रियल ड्रेस्टिकली बहुत कम होता है और मेटल वगैरह के आसपास पहुंच जाता है, इसका ईएन बहुत कम होता है, जो कि हमने यहाँ लिख रखा है वो हमें पता नहीं, क्योंकि आपको पता है कि इनके बॉडी में पढ़ा है कि चार्ज जो होता है वो ईएन को प्रभावित करता है। किसी एटम में ज्यादा प्लस आता है तो उसका ईएन बढ़ता है, ज्यादा माइनस आता है तो ईएन ड्रेस्टिकली कम होता है, ऐसा जानते हैं ना। हाइड्रोजन एस कैरेक्टर भी ईएन को प्रभावित करता है, आपने पढ़ा होगा, तो उस आधार पे ईएन इसका क्या है, रियल में आपने गलत लिखा, तो अर्थात अगर गलत ईएन से आंसर देंगे तो आंसर भी गलत हो जाएगा। तो अगर कभी चार्ज और ईएन एक दूसरे का विरोध कर रहे हो तो हमेशा चार्ज की बात मानेंगे, किसी बात मानेंगे, चार्ज कुछ कहे, अगर कहीं पर चार्ज है तो सोचना ही नहीं आपको, ये भी कहीं पे आपने क्या देखा चार्ज, तो वहां पर कुछ भी थिंक करने की कोई आवश्यकता, क्योंकि चार्ज एटम के ईएन को ड्रेस्टिकली चेंज कर देता है। आपने जो ईएन पढ़ा, ईएन पता है ना सबको,
अरे आपने ईएन पढ़ा हुआ है भाई, यहाँ पर अगर हम आपसे बात करें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ईएन पढ़ा है ना, Cl, Br, I, ओके ठीक है। यहाँ पर सोडियम, मुझे ज्यादा आपको याद हो गया, पोटेशियम, रुबिडियम, टीजियम, फ्रेंसियम, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ईएन कितना होता है 2.1 होता है। अच्छा इसका कितना होता है, इसका 1 होता है, और राइट जाने पर 0.5 बढ़ता है ना, तो 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4। अच्छा ये कार्बन, कार्बन का ईएन ड्रास्टिकली चेंज होता है, इसका हाइड्रोजन चेंज कर दीजिए। आपको बताया गया होगा कि जो sp3 कार्बन होता है, कार्बन अगर sp3 है तो इसका ईएन होता है 2.5, और कार्बन अगर sp2 हो गया तो इसका ईएन 2.75 होता है, कार्बन अगर sp हो गया तो इसका ईएन जो होता है ये 3.25 होता है, मतलब नाइट्रोजन से भी ज्यादा हो जाता है। पता है सर कि नहीं पता, तो ये खैर आपको पता है, तो ये ईएन तो आप आपको पता होना चाहिए। अब इसके आधार पर बता देंगे, बाकी इन सबके पता है। ये क्लोरीन का 3 होता है, ब्रोमीन का 2.8, आयोडीन का बुक्स में किसी बुक्स में 2.5 लिखा है, लेकिन रियली में इसका करेक्टर 2.6 इक्विवेलेंट होता है, क्योंकि कार्बन के साथ जब भी जुड़ता है ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीनना चाहता है, देना नहीं चाहता, इसलिए इसको माइनस आई कैटेगरी में रखा जाता है। तो लोग बोलते लगता है पाउलिंग ने जो निकाला है वो तो थोड़ा सा गड़बड़ है, रियल में इसकी वैल्यू थोड़ी क्या है ज्यादा। नाइट्रोजन की 3 होती है, हाँ समथिंग होती है, पर हमने फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं लिखी, साइज की वजह से होता है। नाइट्रोजन के जो हल्का सा साइज की वजह से क्लोरीन के कंपेयर में थोड़ी सी ज्यादा होती है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता। चलो इसका भी आपको पता है, मेरे ख्याल से ईएन पता है। तो चलिए अब आपके सामने 2 ऑप्शंस हो गए। एक बात याद रखना कि कहीं अगर चार्ज और ईएन हो तो पहले क्या देखोगे, चार्ज, चार्ज ना हो तो क्या देखोगे, ईएन। अच्छा किसी फैमिली में कई सारे सदस्य हो, जैसे मान लीजिए कोई सिंपल कार्बन, अभी कार्बन ये मां का लाडला जो कार्बन बिगड़ा था किसकी वजह से बिगड़ा था बताओ, क्लोरीन की वजह से बिगड़ा था। तो किसी फैमिली में कार्बन हो, ढेर सारे और भी ग्रुप जुड़े हो, तो जो सबसे अधिक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, जो सबसे बिगड़ा एटम होगा, उसी को देख करके हम डिसाइड करेंगे कि वो प्लस आई है कि माइनस आई। ढेर सारे एटम होंगे तो जिसका ईएन ज्यादा होगा वही डिसाइड करेगा कि वो प्लस आई है कि माइनस आई। मेरे ख्याल से सबको याद होगा, तो जल्दी से हम कुछ एग्जांपल लिखे हैं, इसका बता दो इसमें कौन प्लस आई कौन माइनस आई, इसे हम खत्म करते हैं फिर, है ना। ये आइडेंटिफाई प्लस आई एंड माइनस आई ग्रुप एमंग फॉलो, वापस तिरंगा झंडा लहरा रहा है यहाँ पे, लहरा रहा है ना, इसमें बस चक्र की जरूरत है यहाँ पर, है ना। एज्यूम कर लीजिए इसमें बताएं कौन प्लस आई कौन माइनस आई। पहला चार्ज है कि नहीं है, तो ईएन से बताएंगे OH एक माइनस आई ग्रुप होता है, बोलो Cl O माइनस प्लस आई, NH2 क्या है माइनस आई, NH3 प्लस, NH माइनस, Q प्लस आई माइनस चार्ज। एल्डिहाइड ग्रुप क्या होगा, सुनाई नहीं दिया, माइनस आई। अच्छा कार्बोक्सिलिक एसिड किसके आधार पे, O के आधार पे, और साथ में कार्बन का हाइब्रिडेशन भी sp2 है, यहाँ पर कार्बन का हाइब्रिडेशन भी sp2 है, COO माइनस, सुनाई नहीं दिया ऐसा। अच्छा COCl माइनस आई। अब जब ये बन चुका है तो झंडा बिगड़ना नहीं चाहिए ना, ये कौन सा ग्रुप होगा, माइनस आई। ये क्या है बताओ, माइनस आई। अगला वाला केस क्या है जल्दी से बता दो, ये कौन सा है, माइनस आई, किस आधार पे, NHCO के आधार भाई, NH ले लो CO ले लो, समझ मारा ना। ये क्या होगा माइनस आई, ये क्या होगा माइनस आई, बाकी ये सब आप जानते ही हैं, ये सारे माइनस होंगे। हाँ ठीक है हो गया। अच्छा नाइट्रोसो ग्रुप क्या होगा, सुनाई नहीं दिया। अच्छा NO2, इतना स्लो बोलते हैं क्या आप लोग। अच्छा ये ONO माइनस, CH3 प्लस, समझ गया समझ गया आपको आ गया, तो मैं लिख देता हूँ, ये आपने बता दिया, मैं क्या बताऊँ, ये सारे, ये आपका प्लस आई, ये प्लस आई, ये माइनस आई, और ये SR2 माइनस आई, SR S माइनस, OCH3 पक्का, तब तो बता ही दिया, बचा क्या। ये PH बेंजीन में डबल बॉन्ड होता है तो माइनस आई, CH2F माइनस आई, ये ऐसा, ये माइनस आई, ये कुछ गड़बड़ क्या आंसर, ओके समझ में आ गया। चले अब आपको कुछ प्लस आई माइनस आई की सीरीज लिखे हैं, तो इसमें कुछ की पावर ज्यादा होती है, कुछ की पावर कम होती है। इसमें प्लस आई की सीरीज तो समझ में आती है, लेकिन माइनस आई की सीरीज जो एक आधार पर डिसाइड नहीं होती। माइनस आई की सीरीज जो होती है वो ज्वाइंट इफेक्ट होता है, माइनस आर माइनस एच और माइनस आई को मिला के यहाँ पर जो वर्क होता है उस आधार पर डिसाइडेड है यहाँ पे। तो माइनस आई वाला ऑर्डर तो आप डायरेक्टली नहीं बता सकते, लेकिन प्लस वाला ऑर्डर आप बता सकते हैं। हाँ बोलो बेटा, कौन सा, नहीं बेटा नहीं, हमेशा माइनस होगा तभी, ये लोन पेयर की वजह से कोई भी ग्रुप प्लस आई शो नहीं कर सकता, ऐसे ऑक्सीजन भी हो जाता है प्लस आई। लुईस बेस अनदर थिंग्स, लुईस बेस होता है लोन पेयर डोनर, यहाँ सिग्मा बॉन्ड को धकेलना है, ये सिग्मा बॉन्ड को धक्का नहीं देता, ये लोन पेयर डोनेट कर देता है, और ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन को कभी भी डोनेट नहीं करता। हाँ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकते, हाँ प्लस आर प्लस एम होगा, पर ये प्लस आई नहीं होता, ये इसका माइनस आई जो होता है नाइट्रोजन के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियस के आधार पर डिसाइड होगा। ओके नेक्स्ट, अब हमें ये प्लस आई की सीरीज है, ये प्लस आई में सारे माइनस वालों को आगे हमने लिखा है, जो फर्स्ट एटम पे माइनस है वो आगे है, इसमें जो ऊपर होगा वो ताकतवर होगा, जो नीचे है वो उससे कम। सबसे अधिक कौन होगा, CH2 माइनस, उसके बाद क्या होगा NH, उसके बाद क्या होगा O माइनस, उसके बाद कार्बोक्सिलेट होगा, उसके बाद 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप होगा। ये 3 डिग्री है ना बताओ, ये 3 डिग्री ये आपका 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप है, ये 3 डिग्री R है, ये 2 डिग्री R है, और ये आपका जो है ये 1 डिग्री R ग्रुप है जी, और ये आपका मिथाइल। बाकी DTH में जो DT होता है वो थोड़ा ज्यादा अच्छा प्लस आई होता है, D उससे कम होता है, H उससे कम होता है, और H के लिए आते हैं, मान लेते हैं कि इसका इंडक्टिव इफेक्ट लगभग क्या होता है, हम इसको काउंट ही नहीं करते क्योंकि H तो हर जगह होता है, और कितने H को हम काउंट करेंगे, तो H को इग्नोर किया जाता है हमेशा, H को हम कभी काउंट नहीं करते। ये कुछ माइनस आई के ऑर्डर दिए हुए हैं यहाँ पर, माइनस आई के ऑर्डर में याद रखना सबसे अधिक OF2 है, ऐसे कुछ याद करते हैं, न फरहान न रहमान, ऐसे कुछ करके याद कर, यहाँ से याद करते देखो इसको पूरा याद है ना, तो ये अक्सर लोग याद करा देते हैं, तो आप याद कर लेना, लेकिन इसमें मैंने थोड़ा ग्रुप ज्यादा जोड़ दिया है, तो वो वाला आपने जो याद किया है वो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। तो जैसे इसमें ये देखो, ये है OF2 और ये है OH2+, तो इसमें OF2 की ताकत ज्यादा होगी, इसकी ताकत कम होगी, दोनों की ताकत इससे ज्यादा होगी। इसमें जो ऊपर वाला होगा वो स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप होगा, इसके बाद ये होगा, इसमें ये नीचे वाला जो होगा ये NR3, इसे इसका नाम होगा ट्राई एल्काइल अमोनियम। नाम जानते हैं इसका, नाम क्या है, नाम नहीं जानते आप लोग। अच्छा बताओ, ये नाइट्रोजन है, अमोनिया ने या किसी को लोन पे डोनेट कर दिया, प्लस चार्ज दे दिया, इसका नाम क्या होता है, अमोनियम होता है। ये अमोनियम ही तो होता है, बोलो बेटा, इसे अमोनियम होता है, अमोनियम आयन है, लेकिन अगर इसका H हटा दीजिए तो इसको अमोनियम ग्रुप कहा जाता है, इट्स अमोनियम ग्रुप,
इसका कभी भी नाम लिखना है ना, तो इसके साथ जो साइड से ग्रुप अटैच है वो उनको लेकर के आप बता सकते हैं। जैसे मान लिया इस अमोनिया में ये H के स्थान पे हमने जो है ये H के स्थान पे पप्पू जी को लगा दिया, पप्पू, तो पप्पू अमोनियम। यहाँ पे हमने इनके स्थान पे गप्पू लगा दिया, गप्पू भैया को, तो क्या लगाएंगे बताओ यहाँ पर, गप्पू, अब पप्पू अमोनियम, दो पप्पू लगा दिया तो डाई पप्पू अमोनियम, टप्पू लगा दिया तो टप्पू अमोनियम, जो भी लिखेंगे, क्लोरो लगा दिया तो क्लोरो अमोनियम, एल्काइल लगा दिया तो एल्काइल अमोनियम, जो लगा दीजिए वो उनका नाम पहले लिखिए सम्मान से, इसके बाद लास्ट में क्या बोल दीजिए, अमोनियम। अच्छा नेक्स्ट, अगर हम OH यहाँ पर लगा दूं OH, इसको हाइड्रोनियम कहा जाता है, कौन सा ग्रुप कहते हैं, हाइड्रोनियम। अब हाइड्रोनियम में यहाँ पर जो यहाँ पर हमने CH3 लगा दिया तो बोलेंगे क्या, मिथाइल हाइड्रोनियम, यहाँ पर 2 CH3 लगा दिया तो डाई मिथाइल हाइड्रोनियम, जो ग्रुप लगा दीजिए वैसे आप नाम लिख लीजिएगा। तो आप इनके नाम आप पुकार सकते हैं। तो ये है डाइफ्लोरो हाइड्रोनियम, ये है हाइड्रोनियम, ये है ट्राइफ्लोरो अमोनियम, नाम क्या इसका, ट्राइफ्लोरो अमोनियम। अच्छा इसका नाम ट्राई एल्काइल अमोनियम, क्या नाम होगा, ये अमोनियम, ये एल्काइल अमोनियम, एल्काइल अमोनियम, ये डाई। ये थोड़ा ऑड है, थोड़ा ऑड लग रहा है, जैसे पहले ट्राइल अमोनियम हो गया, फिर सिर्फ अमोनियम आ गया, फिर एक एल्काइल वाला अमोनियम आ गया, फिर ये 2 एल्काइल वाला अमोनियम आ गया। तो यहाँ पर इसको होना तो चाहिए था नीचे, ये अगर हम रूल देखें तो उसके हिसाब से इसको नीचे होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन ये नीचे नहीं बल्कि ऊपर चला गया, पता नहीं क्यों, लिख लो बाद में देखेंगे। यहाँ पर एक चीज मिस्टेक हो गया, ये NO2 पर प्लस है तो आप इसे इग्नोर करेंगे, ये यहाँ पर प्लस है नहीं NO2, क्योंकि NO2 पर प्लस है तो ऊपर माइनस भी होता है तो न्यूट्रल में लिखना पड़ेगा। ये NO2 है, ये साइनाइड है, ये सल्फोनिक एसिड है, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स हो गए हैं। अब देखो ये हेलोजन पे ग्रुप ऊपर नीचे होता रहता है, ये हेलोजन के आधार पे ग्रुप क्या होता है, ऊपर नीचे होता है, उठा लो फोन उठा लो, है ना। यहाँ पर बता दो क्लास, यहाँ पर हेलोजन पे ग्रुप क्या होता रहता है बताओ, ऊपर नीचे होता रहता है, ये ऊपर नीचे होता रहता है। यहाँ पर देखो इसके बाद हेलोजन हो गया, फिर ये ईथर ग्रुप हो गया, फिर ये OH हो गया, फिर ये ट्रिपल बॉन्ड में EN के आधार पर लिखा गया, इसका EN 3.25 है, इसका EN 3 है, इसके बाद फिनाइल में ज्यादा डबल बॉन्ड है, इसमें एक डबल बॉन्ड है, ये हो गया -I के ऑर्डर हो गया। हेलो, हाँ दीपक जी, 1 बज के मतलब एक बड़ी बात फोन करें, मैं क्लास में हूँ। हाँ बैंक वाले ना, हाँ लोन हो गया, चले हो गया। एक बार मुझसे पूछा लोन लेंगे क्या, मैंने कहा हाँ ठीक है, तो मैंने एड्रेस बता दिया जहाँ से मैं दूध लेता हूँ, एड्रेस बता दिया मैंने, बिजनेस क्या करते हैं, दूध है भैंस है बहुत सारे, बोला नहीं आपको नहीं देंगे, ठीक है अच्छा ब्लॉक कर दो। तो ये आपको एक सोचना है इसमें। वैसे अगर इधर देख, इनकी अगर प्लस आई ऑर्डर को हम ध्यान से देखें, ये यहाँ पर हाइड्रोजन लगाओ, ये CH3 को क्यों प्लस आई कहते हैं, पहले इसके बारे में बताते हैं। ध्यान से देखो, ये हाइड्रोजन का EN 2.1 होता है और कार्बन का 2.5 होता है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा, हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ, तो थोड़ा सा कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होगी यहाँ पर, तो ये जब ज्यादा होगी तो सामने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिपेल करता है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं जो है प्लस आई, ठीक है। अब एक समस्या यहाँ पर ये भी आ गई, आपसे पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ, खैर आपको पता होगा, आप लोग तो काफी इंटेलिजेंट है ना, वो फिर से आप इंटेलिजेंट बोल के गड़बड़ करें सर, है ना, नहीं ऐसा कुछ नहीं, इंटेलिजेंट आप हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन गलत होने से किसी की इंटेलिजेंसी कम ज्यादा नहीं होती है, और रियली में आप इंटेलिजेंट है, पढ़ते नहीं हो बात अलग है ना, ओवर कॉन्फिडेंस है ये भी बात अलग है, हाँ, बस इंटेलिजेंट है, थोड़ा कॉन्फिडेंस ओवर। ओके, वैसे तो हमको ये लग रहा है कि देखो ये नाइट्रोजन जो है ये सामने से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये सबसे ताकतवर होना चाहिए, इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर सबसे ज्यादा होना चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है सामने से काफी ताकतवर। इसमें जो R ग्रुप है, अगर यहाँ R है तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा नाइट्रोजन को डोनेट कर देगा, तो जब इसको थोड़ा सा मिल जाएगा कि सामने से इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता इसकी क्या हो जाएगी कम, और यहाँ पर 2 R नाइट्रोजन को थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन दे दिए तो भैया बोलेगा हम जब एक तरफ से मिल रहा है तो दूसरी तरफ से कम खींचेगा, और ये 3 तरफ से जब इसके पास इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता सबसे क्या होना चाहिए, कम। इट शुड बी सबसे क्या होना चाहिए बताओ, पीछे, लेकिन ये पता नहीं कैसे छलांग लगा के आ गया। बट दिस ट्राइल अमोनियम शुड बी, ये इसे क्या होना चाहिए, एकदम आगे होना चाहिए, पीछे होना चाहिए, पर ये सबसे आगे आ गया। रीजन आप बताएंगे नेक्स्ट डे मुझे, और इसका रीजन केमिकल बॉन्डिंग में छिपा, जिसके लगातार 3 टेस्ट में 700 के ऊपर नंबर आ जाएंगे उसको मेरी तरफ से पार्टी मिलेगी, याद रखिए। जहां बोलेंगे, जिस होटल में बोलेंगे, जिस रेस्टोरेंट में बोलेंगे, जहां जो खाए अनलिमिटेड, जो भी खाएं जो भी पिए, कोई बाउंड्री से, लेकिन 3 लगातार टेस्ट में 700 नंबर। अब अगर खाना है तो मेहनत करो, इधर कोई भी 3 टेस्ट, मतलब अब से अप्लाइड आज से, है ना, नहीं नहीं कोई भी 3 टेस्ट अप्लाइड आज से हो गया। अच्छा ये समझ में आ गया, फिर अब मुझे सोच के बताएंगे आप लोग, कहां गया ये सोच के बताएंगे आप लोग, अरे बोलो, इसको होना चाहिए सबसे पीछे और ये हो जाता है सबसे आगे, वाई। रीजन आपके पास, एक दिन का मौका देते हैं, ये आपको बताना है, क्वेश्चन है y माइनस आई पावर ऑफ NMe3 प्लस इज ग्रेटर देन NH3 प्लस, क्योंकि इसके आधार पे फिर आगे भी कई सारे ऑर्डर हैं जो आप बता देंगे, तो एक दिन आप सोचिएगा, अगले दिन मुझे बताइएगा। अब हमने प्लस आई माइनस आई सीख लिया, अब प्लस आई माइनस आई को सीख के करेंगे क्या, समझ में आ गया इसका क्या यूज है, तो इसको अप्लाई करके हम क्या क्या काम कर सकते हैं, इससे कई काम हो जाता है, इससे मॉलिक्यूल की पोलैरिटी पता हो जाती है, इससे मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट पता हो जाता है, इससे मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी पता हो जाती है, सॉल्युबिलिटी पता हो जाती है, कई सारी चीजें आप यहाँ पर मॉलिक्यूल के बारे में बता सकते हैं। इससे इंटरमीडिएट कीटायन, एनायन, फ्री रेडिकल, कार्बन, नाइट्रीन, बेंजाइन, इनकी स्टेबिलिटी हम बता सकते हैं। इससे एसिड की एसिडिटी कंपेयर करते हैं, बेस की बेसिसिटी कंपेयर करते हैं, तो थोड़े से प्रैक्टिस हम यहाँ पे कर लें क्या, तो चलिए हम यहाँ पर ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे आंसर नहीं देना होता है, उसमें आपको रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट सबको मिला के क्वेश्चंस की आंसर देना होता है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम कम प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे सारे पढ़ने के बाद। तो एक झलक दिखाएं कैसे हम काम करेंगे, तो चलिए नंबर 1 एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। आज मैं लिख के नहीं रहा, नहीं तो थोड़ा सा और जल्दी हो जाता। एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट, नंबर 1 कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी, ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, ब्रैकेट में सबको नहीं, सिर्फ कार्बोकेटायन, कार्बन एंड फ्री रेडिकल है, तो कई सारे, लेकिन हम 3 के जानेंगे और यही 3 का जान के बाकी जगह अप्लाई कर दें।
ठीक है, पहला है कार्बोकेटायन, आर मतलब रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है। नेक्स्ट कार्बोरेडिकल, नेक्स्ट कार्बेनॉइड। बात नहीं, जैसे कोई कीटान है, इसकी स्टेबिलिटी कैसे बतानी है आप याद रखिएगा। ये जो कीटान होता है दो तरीके से बता सकते हैं। ये जो प्लस होता है, ये कीटान के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है या अधिकता है, तो कौन सा साथी इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, जो इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो अगर इसके साथ कोई प्लस आई साथी लगा दोगे तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। माइनस आई साथी लगा दोगे तो स्टेबिलिटी घट जाएगी, बहुत सिंपल सा फैक्ट है। तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं इसका जो प्लस आई साथी होगा, मान लिया इसके साथ हमने कोई ग्रुप लगा रखा जी, और ये जी जो है ये प्लस आई ग्रुप है, तो प्लस आई ग्रुप स्टेबिलिटी बढ़ा देगा, और जी के स्थान पे माइनस आई ग्रुप होगा तो स्टेबिलिटी घटा देगा। इसलिए ऐसे भी कहा जाता है चार्ज एक बीमारी है। चार्ज क्या होती है कि ये बीमारी जितना ज्यादा होगी उम्र उतनी कम होती है, समझ में आ गया। तो जो इस बीमारी को कम करेगा उसकी उम्र को बढ़ाएगा। इस बीमारी को कौन कम करेगा, तो अगर कोई प्लस आई ग्रुप होगा तो याद रखिएगा जो प्लस आई ग्रुप होंगे, जो भी प्लस आई ग्रुप होंगे वो इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुश करेंगे, है ना। और जब नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन कीटान की तरफ आएगा तो यहाँ पर चार्ज जो है कम होगा। यहाँ पर अगर इसके स्थान पे प्लस आई ग्रुप होगा तो वो इलेक्ट्रॉन भेज के इस चार्ज को दबाएगा और बीमारी कम होगी तो उम्र क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, उससे उल्टा ये इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से मर रहा है, इसके साथ हमने ऐसा साथी लगा दिया कि जो कि इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर दिया, ये हो गया माइनस आई ग्रुप। अगर इसने इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर दिया तो एक तो पहले से यहाँ इलेक्ट्रॉन कम, ऊपर से नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन उल्टा जा रहा है, तो यहाँ पर प्लस चार्ज क्या होगा और बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यही वाला कंसेप्ट कहाँ होगा, जो है एनायन के केस में। अच्छा, कीटान के केस में क्या होगा, फ्री रेडिकल के केस में कीटान जैसा होगा, क्योंकि फ्री रेडिकल भी इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंट होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ऑक्टेट अधूरा होता है, और फ्री रेडिकल के आंसर जो होगा वो कीटान जैसा होगा, और इसमें जो हो जाएगा एनायन जैसा। तो यहाँ पर एक फार्मूला लिख सकते हैं हम लोग, नहीं लिख सकते, बताओ यहाँ पर बताओ क्या लिख सकते हैं फार्मूला बेटा, स्टेबिलिटी। हाँ तो लिख लो बस, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो प्लस आई के डायरेक्टली है तो माइनस आई के क्या होगा, इनवर्सली। सेम फार्मूला यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट, और एनायन के केस में ठीक क्या हो जाएगा, जो है उल्टा। क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखो माइनस चार्ज एक बीमारी है, हमें पता है। इस पर कोई ग्रुप लगा ए, और ये ए ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन खींचता है, जी ग्रुप, ग्रुप जी, अगर ये माइनस आई ग्रुप होगा तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच के इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, क्योंकि माइनस जब अपोजिट जाएगा तो यहाँ पर प्लस बढ़ेगा, प्लस ये माइनस दबेगा। ठीक, इसका उल्टा, अगर यहाँ पर हमने प्लस आई ग्रुप लगा दिया तो वो इलेक्ट्रॉन को भेज के इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर देगा, बहुत कम कर देगा। तो आप चाहें तो इसे आंसर कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन करें क्या, अच्छा ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कीटान स्टेबिलिटी ऑफ कीटान, स्टेबिलिटी ऑफ सी प्लस, यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ सी माइनस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। ओके, तो पार्टी और कीटान की है, साथ ही कीटान होगा तो पार्टी की लाइफ बढ़ जाएगी। पार्टी और एनायन की है, साथ ही माइनस आई होगा तो लाइफ बढ़ जाएगी। पार्टी कीटान की है, साथ ही अगर उल्टा हो जाएगा तो उल्टा विचार वाला होगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, जो है कम हो जाएगी। तो यदि आप चाहते हैं बीजेपी को, और दिल भी बीजेपी के साथ है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, चाहते किसी और पार्टी को है और दिल किसी और के साथ है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, उस पार्टी की घट जाएगी। पक्का, तो यही हाल यहाँ पर भी है। क्वेश्चन, मैं किसी पार्टी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट एक बार, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी पार्टी, है ना। मेरी सारी पार्टी एक जैसी है। देखो सारी पार्टियां करप्ट हैं, कुछ पार्टियां थोड़ी कम करप्ट हैं, तो उसी को सपोर्ट है। सारी पार्टियां करप्ट हैं, मैं मुझे जो इंडिया की पार्टियां सारी करप्ट। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब पता चला कि यहाँ पर किसी के चाचा आप में विधायक है, किसी के चाचा बीजेपी में विधायक, किसी के चाचा जो है कांग्रेस में विधायक है, किसी के चाचा जेडीयू में विधायक है। पता चला कि बाहर 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 कट्टा लेके गाड़ी के सामने बोला क्या हमारे चाचा विधायक है। ओके, तो अगर आपके सामने क्वेश्चन की स्टेबिलिटी पूछे तो आप जवाब दे देंगे, जैसे मैंने पूछा CS3 प्लस, CD3 प्लस, CT3 प्लस, इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर, पहला, दूसरा CS3 प्लस, CS3CH प्लस, एकदम आसान आसान जो कि आपको आता है। क्या पूछूं, ये तो सब आता है एकदम। ओके, मैंने कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं, आपको इनकी स्टेबिलिटी बतानी, बातें नहीं तो कैसे बताएंगे, बहुत सीधी सी बात है। यहाँ पर ये H के साथ D लगा है जो कि एक प्लस आई ग्रुप होता है, और यहाँ पर T लगा है प्लस आई ग्रुप होता है, ताकतवर प्लस आई। जितना ताकतवर प्लस आई होगा उतनी कम स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि प्लस उतनी ज्यादा, हाँ तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, सॉरी इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा और इसकी स्टेबिलिटी और ज्यादा। तो आंसर आप लिख सकते हैं यहाँ 3, 2, 1। पक्का, यहाँ पर ये कीटान के साथ सारे हाइड्रोजन है जिसको हम इग्नोर करते हैं। अब यहाँ पर कीटान के साथ सारे CS3 ग्रुप, एक CS3 है इसको प्लस आई कैटेगरी में रखा जाता है, यहाँ 2 CS3 है तो 2 प्लस आई, यहाँ 3 CS3 है तो 3 प्लस आई। तो जितना ज्यादा प्लस आई यहाँ पर 2 प्लस आई, यहाँ स्टेबिलिटी और बढ़ेगी, यहाँ स्टेबिलिटी क्या हो जाएंगी और बढ़ेंगी। ओके, तो यहाँ स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा D, T, P एंड A। अगर हम D की बात करें तो यहाँ पर कीटान जो होता है ये 3 डिग्री कार्बन पे है, ये 3 डिग्री कार्बन है, यहाँ का कीटान 2 डिग्री कार्बन पर है, और सेकंड में कीटान 1 डिग्री कार्बन पर है, फर्स्ट में कीटान मिथाइल पे है। तो अगर आपसे डिग्री की बात किया जाए तो ये जनरल वर्ड है, नॉट ऑलवेज। ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा होगा 2 डिग्री से, फिर 1 डिग्री होगा, और सबसे लास्ट में मिथाइल कार्बोकेटायन। लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता, आगे फ्यूचर में जब रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन आ जाएगा तो वहां पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो जहां रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगता वहां तक तो ये एप्लीकेबल है, तो क्योंकि अब इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर एप्लीकेबल। यहाँ पर बताएं क्या आंसर होगा, सीधा सीधा इसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 2 PCA। एक फॉर्मेलिटी के लिए 3 क्वेश्चन मैंने दिया, थोड़ा सा आसान था, एक जो थोड़ा सा कठिन करते हैं। वैसे क्या कठिन करें, इंडक्टिव इफेक्ट में कोई कठिन सवाल बनता है। यहाँ पर मैंने लिख दिया NO2। ये जस्ट कैसे हम काम करेंगे आगे वो एक झलक है आगे, लेकिन कठिनाई अभी आगे आएगी। अगर आपसे पूछे कीटान की, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी आपको बतानी है तो आप बता सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा CDABA, CDBA। किसी को पूछना इसमें या बढ़ जाऊं आगे, हेलो आ गया,
ठीक है, तो आता है ना भाई, जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं बोलेगा आप लोग, है ना? तो बताओ पांचवा, क्या बढ़िया जवाब, पढ़े ना? ओके, क्या पूछूं तो सब बता। ये भी बताइए तो आंसर एक बार, क्या लगा दो 25, पक्का? क्या आंसर होगा? 3 - i, 3 - i। लेकिन यहाँ पर ताकतवर माइनस आई नजदीक है। फर्स्ट नंबर का ताकतवर अगर हम -i की क्षमता देखें तो NO2 ताकतवर होता है, उसके बाद F होता है, उसके बाद Cl होता है। तो ये ताकतवर, उसके बाद थोड़ा कमजोर है, उसके बाद और कमजोर है, तो ये 1 तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। इसकी स्टेबिलिटी सबसे क्या होगी इन तीनों में, 1 2 3 में। भाई ये तो सबसे स्टेबल है, इसके बारे में हमें कुछ पूछना नहीं है, नो कंपैरिजन। यहाँ पर नंबर 1 हो गया। अब बाकी इनके बीच में फैसला, तो आप लिख देंगे यहाँ पर DA। अच्छा अच्छा, ये स्टेबिलिटी घट रही है, ये केटायन, मैं एनायन समझ रहा था। DC, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। एक जगह पर थोड़ा सा आप मिस्टेक कर सकते हैं, जो कि आपको खैर पता होगा, ये भी मिस्टेक नहीं करेंगे। बाइसाइक्लिक कंपाउंड का ब्रिज हेड कार्बन कहीं पर गायब है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ होना किसको स्टेबल चाहिए, यहाँ पर बताओ, स्टेबल किसको होना चाहिए इसमें? ये है 3 डिग्री, ये 2 डिग्री है, तो अगर हम स्टेबिलिटी देखते तो बता देते ए शुड बी ग्रेटर देन बी, लेकिन ऐसा नहीं होता। बी जो होता है वो ए से ज्यादा स्टेबल होता है। ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री। रीजन बता दो, रीजन भी बता दो, बोलो। ब्रेड रूल से क्या होता है? एक एक बताएं, आप बताओ। ये तिराहे पर प्लस नहीं होना चाहिए था। ब्रेड रूल के अकॉर्डिंग बाइसाइक्लिक कंपाउंड जानते हैं आप लोग? बाइसाइक्लिक कंपाउंड को कहते हैं जिसमें दो कार्बन, मतलब एक से ज्यादा कार्बन एटम कॉमन हो जाए दो साइकिल में, उसे क्या कहते हैं, जो है बाइसाइक्लिक। और इनका जो तिराहा होता है, इनको ब्रिज हेड कार्बन कहा जाता है। क्या कहते हैं जो हम लोग? तो बाइसाइक्लिक कंपाउंड में जो तिराहा होता है वो ब्रिज के हेड जैसा काम करता है। जैसे दो ब्रिज होते हैं ना, वो ये ब्रिज है सब, इनके हेड को मिला इनको कहते हैं ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन। ये भी आपको पता है। बढ़ जाए आगे क्या, ये क्यों होता है ऐसे? ब्रिट्स नामक साइंटिस्ट ने कहा था क्यों, उसमें एंगल स्ट्रेन आ जाता है। सबको समझ में आ गया? तो ब्रिट्स रूल के अकॉर्डिंग है कि ब्रिज हेड कार्बन ऑफ बाइसाइक्लिक कंपाउंड इज नेवर sp2 हाइब्रिड। sp तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वहां 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो नेवर sp2 या sp हाइब्रिड लिख लो। भाई sp तो पॉसिबल ही नहीं क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड। sp2 की पॉसिबिलिटी थी पर वो रियल में नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि हमने पता है कि जहां पर sp2 हाइब्रिडेशन होता है वहां के जो बॉन्ड्स होते हैं वो 120 डिग्री पे जाना चाहते हैं। हम सब जानते हैं कि जहां sp2 हाइब्रिडेशन हो वहां पर जो बॉन्ड है वो 120 डिग्री पे जाना चाहता है। और बाइसाइक्लिक कंपाउंड का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये बॉन्ड 120 डिग्री पे जा नहीं पाते। ये जाना तो चाहते हैं, हाइब्रिडेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है बताओ? हाइब्रिडेशन के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर बॉन्ड को 120 पे जाना चाहिए, लेकिन ये जा नहीं पाते क्योंकि मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये बिल्कुल झुके हुए होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कभी भी बाइसाइक्लिक कंपाउंड के ब्रिज हेड कार्बन पर कभी भी प्लस या फ्री रेडिकल या पाई बॉन्ड नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कहीं है तो कंपाउंड हाईली क्या होगा, स्टेबल। ये दिख रहा है सबको कि बाइसाइक्लिक कंपाउंड दिखता है सबको? नहीं दिख रहा? बता दो, पूछ लो, यहीं पे पूछ लो। नहीं दिख रहा? दिख रहा नहीं है? ओके, तो यहाँ पर आगे बढ़ जाए हम लोग। अच्छा, हम इसमें पूछे कौन स्टेबल होगा, तो दूसरा। इसमें कौन स्टेबल होगा, दूसरा। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं यहाँ पर फ्री रेडिकल लगा दूं तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा बताओ? तो फ्री रेडिकल आने से भी हाइब्रिडेशन क्या हो जाता है यहाँ पर, sp2। तो दूसरा। अगर यहाँ पर पाई बॉन्ड लगा के पूछे हम आपसे, तो ऐसे पाई बॉन्ड लगा दें, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड लगा के पूछे तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा, जो है गलत। पक्का स्टेबिलिटी सेकंड की क्या हो जाएगी? ओके, क्योंकि ये साइकिल को बनाने के लिए बॉन्ड को झुकाना पड़ेगा और 120 डिग्री पे बॉन्ड एकदम प्लेन में होते हैं। ये नॉन प्लेनर बॉन्ड होते हैं और इनको जब नीचे की तरफ झुकाएंगे तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा। अच्छा, अब एक और बात बता दूं आपको, यहाँ पर जो केटायन था, यहाँ भी केटायन था, यहाँ भी केटायन था, यहाँ भी केटायन था, यहाँ भी केटायन था, सबकी स्टेबिलिटी आपने देख लिया। और कुल कितने स्ट्रक्चर हो गए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें कुल 5 स्ट्रक्चर हो गए, 5 स्ट्रक्चर हो गए। और ये वाला कौन सा हो गया, छठा, ये हो गया सातवां। अच्छा, इन्हीं जगहों पर अगर हम प्लस के स्थान पे माइनस कर दें तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर देखो, इनको छोड़ के आंसर सब में क्या हो जाएगा, उल्टा। तो छठवां सातवां में आंसर वही होगा जो आप जानते हैं। तो अगर हम 5 तक के क्वेश्चन करें, इन सब पे अगर हम माइनस लगा के आपसे पूछें तो इन 5 तक के आंसर से उल्टे हो जाएंगे। यहाँ फ्री रेडिकल लगा के पूछेंगे तो आंसर सेम आएगा। तो फ्री रेडिकल लगाने और यहाँ पर माइनस चार्ज लगा के समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे वापस हम प्रैक्टिस करेंगे, वहां पर देखेंगे। यहाँ बढ़ जाते हैं, यहाँ पर अगर माइनस चार्ज लगाओगे तो यहाँ आंसर उल्टा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आंसर सेम आएगा। समझ में आ गया? ओके, तो ये आपको प्लस साइज आंसर होगा पक्का। फिर प्लस साइज से सॉल्व करेंगे तो भी आंसर यही आएगा। ओके, तो मतलब ब्रिज हेड पे कोई भी चार्ज होगा तो स्टेबिलिटी, अगर उस पे कोई और इफेक्ट नहीं है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे फ्री रेडिकल। एक जनरल पॉइंट दिमाग में रख सकते हैं। ओके, अब अगर मान लो ये माइनस चार्ज या प्लस चार्ज या चार्ज अलग अलग एटम पे हो तो स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करेंगे, ये भी हमसे पूछा जाता है। जैसे मैं आपसे पूछूं CH3 माइनस या NH माइनस या OH माइनस या F माइनस, या आपसे पूछा जाए Cl माइनस, Pr माइनस और I माइनस पूछा जाए, अगर ये एटम अलग अलग, अगर चार्ज अलग अलग एटम पे हो, पहले नेगेटिव चार्ज का देख लो, फ्री रेडिकल का और केटायन का, ठीक इसी से आप रिलेट कर लेंगे पक्का। तो कैसे बताएंगे? तो आप इसमें मुझे बताइए, इसमें स्टेबिलिटी बताने के लिए याद रखना कि अगर व्हेन चार्ज प्रेजेंट ऑन डिफरेंट एटम, इसे अलग डिफरेंट एटम, तो आपको बता दूं यहाँ पर पहले एनायन की स्टेबिलिटी ऑफ एनायन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू En होगा।
और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। ये होगा स्टेबिलिटी ऑफ ए माइनस। ओके, मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा? ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा इसमें, हाँ इंक्रीजिंग। ओके, तो याद रखना स्टेबिलिटी ऑफ ए माइनस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन और स्टेबिलिटी ऑफ ए माइनस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। लेकिन इसमें ये दोनों फार्मूले को हम लगाएंगे कैसे? ये होगा फॉर सेम पीरियड, सेम पीरियड में हो तो ईएन चेक करेंगे, मतलब साइज सेम हो तो साइज ईएन देखेंगे, और अगर ईएन अगर साइज में अंतर हो फॉर सेम ग्रुप, अगर सेम ग्रुप है तो साइज देके जवाब देंगे। ये इसके पीछे रीजन है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन से स्टेबल का हो जाएगा नाइट्रोजन का माइनस, नाइट्रोजन से ज्यादा स्टेबल OH, OH से ज्यादा क्या होगा? फ्लोरीन, फ्लोरीन से भी ज्यादा स्टेबल Cl, उससे भी ज्यादा स्टेबल Br, उससे भी ज्यादा स्टेबल क्या होता है? I। ओके, यदि आपको ये पता है तो फिर एसिडिक कैरेक्टर निकालने में आगे आपको क्या है? आसानी होगी। बोलो बेटा, ये जानते हैं ना आप लोग? अच्छा, ऐसा क्यों होता कि यहां हमने ये नहीं देखा और वहां ये देखा? चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी। अच्छा चलो मैं देखिए, मैं एक बार अपनी तरफ से बता देता हूं, आपको आता है नहीं आता है एक बार आप देख लीजिए। जैसे अगर हम इनके रीजन को सोचें तो क्या होता होगा, जो बताया जाता है बुक्स में, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। भाई एफ में एटॉमिक नंबर क्या था? 7 था, एक माइनस आ गया तो 8 हो गया। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8। इनका कभी सेल अगर बनाएंगे तो इसका बीच में एक छोटा सा न्यूक्लियस होगा, छोटा सा, और यहाँ पर किनारे किनारे जो है 2 सेल होंगे। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ फील आ रहा है। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8। ये एटॉमिक नंबर 9 था, एक और आ गया 10 हो गया, तो पहले में 2 अगले वाले में 8 हो गया। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है तो 2 ही सेल होगा। अच्छा, ये अगर थर्ड पीरियड का होता तो 3 सेल होता। ये 8 इलेक्ट्रॉन तीसरे सेल में होते, ये 8 इलेक्ट्रॉन चौथे सेल में होंगे, ये 8 इलेक्ट्रॉन पांचवें सेल में होंगे। तो इस केस में अगर हम इसका बनाए तो यहाँ पर एक न्यूक्लियस होगा, इसके बाद एक के सेल होगा, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा और फिर पांचवां सेल होगा। इसके जो 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पांचवें सेल में होंगे, याद रखिएगा। तो पांचवें सेल में ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एरिया ज्यादा है तो ये 8 इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ही हो गया ना। और वैसे भी ओवरऑल इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। तो बस अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इनके इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन जो होगा, ये इनके इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन थोड़ा सा कम है। ये रिपल्शन कम होने की वजह से यहाँ रिपल्शन कम है, तो यहाँ पर टेंशन कम होगा, और टेंशन कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल करीब करीब है, तो यहाँ पर रिपल्शन ज्यादा होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा तो इंटरनल एनर्जी हाई हो जाएगी और स्टेबिलिटी इसकी कम हो जाएगी। इसीलिए हम साइज देखते हैं, साइज फैक्टर। आया समझ में आपको? ओके, अच्छा अगर आप बोलेंगे लेफ्ट टू राइट जाते हैं एन क्यों देते हैं, तो कार्बन के भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? यहाँ पर C माइनस के भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 8 इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं? यहाँ पर बताओ, 3 बॉन्ड और एक 3 बॉन्ड 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? कार्बन आपने काउंट किया होगा, कार्बन के साथ 3 बॉन्ड और क्या बना रखा है? एक माइनस चार्ज। बोलो, तो 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं यहाँ पर बेटा? अगली बार से लिख के लाएंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, आज थोड़ा आधा घंटा हमारा नुकसान हो गया, मैं लिख नहीं पाया था। ओके, यहाँ पे पहला सेल हो गया पक्का, फिर दूसरा सेल हो गया। अच्छा, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। हालांकि लेफ्ट टू राइट जाने पर भी साइज में थोड़ा सा फर्क होता है, पर वो फर्क नेग्लिजिबल होता है, बहुत हल्का फर्क होता है। परंतु जब सेल चेंज होते हैं तो फर्क ज्यादा माना जाता है। जब फ्लोर चेंज होते हैं, जैसे मान लिया सारे मकान 2 फ्लोर के, से 2 फ्लोर के सारे मकान पूरी कॉलोनी में, कोई आधा फुट बड़ा होगा, कोई आधा फुट छोटा होगा, कोई फर्क नजर नहीं आएगा ज्यादातर। बोलो, लेकिन अगर एक मकान 2 फ्लोर का है और एक 3 का है तो साफ साफ नजर आएगा, एक 2 का है एक 5 का है तो साफ साफ दिखेगा। तो यहाँ पर ये साइज में फैक्टर यहाँ पर डोमिनेट हो जाता है। यहाँ साइज लगभग सेम मान के जवाब देते हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन के बीच की जो रिपल्शन होता है, इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन जितना यहाँ होता है उतना यहाँ होता है। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा फैक्टर काम करता है कि इसके न्यूक्लियस में कितने प्लस चार्ज हैं। इसके न्यूक्लियस में याद रखिए, जो न्यूक्लियस है यहाँ पे 9 पॉजिटिव चार्ज, कितने 9? इसमें 9 पॉजिटिव चार्ज, 9 प्लस 9 प्रोटॉन। और इसके न्यूक्लियस में कितने प्लस चार्ज है बताओ? 6 प्लस चार्ज। कितना एटॉमिक नंबर वही तो प्लस चार्ज होगा। बोलो बेटा, तो इसके जो 6 प्लस चार्ज है, इसके सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द्वारा खींच रहे हैं। ये यूं समझे कि इसके आउटर मोस्ट शेल के 8 इलेक्ट्रॉन को इसके 6 न्यूक्लियस के जो प्लस है वो खींच रहे हैं, और यहाँ पर जो आउटर मोस्ट शेल के 8 इलेक्ट्रॉन्स है उसको यहाँ पे 9 प्लस 9 प्रोटॉन खींच रहे हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ पे डोमिनेट होगा? यहाँ प्यार कहाँ ज्यादा होगा? किस फैमिली में प्यार ज्यादा होगा? इस फैमिली में सदस्यों के बीच में प्यार क्या होगा? ज्यादा। और जिस फैमिली में प्यार ज्यादा वहाँ स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा। तो इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखा जाता है। आया समझ में आपको? तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे और ऊपर से नीचे आने पर क्या देखेंगे? साइज। ओके, तो खैर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लेंगे। ये था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये इंडक्टिव इफेक्ट जो है समाप्त होता है। इंडक्टिव इफेक्ट से एसिडिटी और बेसिसिटी भी कंपेयर किया जाता है। इंडक्टिव इफेक्ट से हम डाइपोल मोमेंट पोलैरिटी भी कंपेयर करते हैं, परंतु ये इंडक्टिव इफेक्ट का कंपैरिजन हम सीखेंगे आगे जब सारे इफेक्ट पढ़ लेंगे उसके बाद। अब नेक्स्ट इफेक्ट हम पढ़ेंगे रेजोनेंस। थैंक यू सो मच फॉर दिस।